एक साइंटिस्ट, आई थिंक आप सभी लोग जान रहे होंगे, जेथरो टुल थी एक साइंटिस्ट, आई थिंक आप सभी को इनके बारे में पता होगा। ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटिश फार्मर वाज पर्सन टू रिफर द वर्ड बीड एंड इट्स डिफिनीशन इन हिज फेमस राइटिंग। ठीक है। हार सोइंग हस्बेंड्री जेथरो टुल की एक बुक थी, इस बुक में इन्होंने वीट के बारे में बताया जाता था। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जो हार सोइंग हस्बेंड्री बुक है वो किसने लिखी थी। ठीक है। आपको इसका ईयर अगर याद है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो हार सोइंग हस्बेंड्री बुक है वो किसने लिखी है। ठीक है। और अगला जो पॉइंट है हम लोगों का, वो ये है कि जो वीट कितना परसेंट लॉस करता है ना, ऑफ द टोटल एनुअल लॉस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम वेरियस पेस्ट्स इन इंडिया, है ना। जो टोटल हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसमें से किसका कितना कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे है। तो जो वीट का है वो 45% है। इंसेक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 30% है। मतलब जो टोटल हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जितना मतलब उसमें से जितना लॉस होता है ना, उसका जो 45% है वो वीट। मतलब आप समझ सकते हैं कि वीट पढ़ना हमारे लिए कितना जरूरी है। जितना हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लॉस हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, वीट का है। ठीक है। तो इसे ये सब आप समझिए कितना ये प्रॉब्लमेटिक है, इसका मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 45% लॉस तो वीड ही कर रहा है। ठीक है। और जो इंसेक्ट है वो आपका 30%, डिजीज आपका 20%, और जो अदर पेस्ट है वो 5% है। अच्छा, एक और बात, जो ये डेटा है ये आपको कहीं पे वैरी भी कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे मतलब जो संस्थान है उन्होंने अपना अपना डेटा दिया है, लेकिन ये सबसे ऑथेंटिक डेटा मैंने आपको दिया है जो एग्जाम में यही पूछा जाता है, इसलिए मैंने यही पुट किया है। कहीं पे हो सकता है ये 2-4% का वेरी हो, किसी और मतलब इंस्टीट्यूट का वो एस्टिमेशन हो, तो उससे आपको ये नहीं सोचना है कि ये वाला गलत है, ऐसा नहीं है। ये भी सही है वो भी सही है। ठीक है। बस अलग अलग लोगों ने बात बताई है, अलग अलग इंस्टीट्यूट ने उसे एस्टिमेट किया, लेकिन मोस्ट फ्रिक्वेंटली मतलब मोस्ट यही पूछा जाता है मोस्टली, तो वो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। अच्छा, लगभग जो 30,000 स्पीसीज हैं, अब कुछ रिसर्चर बोलते हैं 25,000, कुछ बोलते हैं 30,000 ऐसे प्लांट्स हैं जो बीड जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है। और इसका जो 40% है वो सिर्फ दो ही फैमिली में सबसे ज्यादा पाया जाता है, एक पोएसी और एक एस्टरेसी। ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए पोएसी का दूसरा नाम क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे सभी जनों के आंसर चाहिए। जितने भी लोग अभी लाइव क्लास देख रहे हैं वो सभी आंसर करिए कि पोएसी फैमिली का दूसरा नाम क्या है। और बहुत बेसिक क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए, आई थिंक सबको पता भी होगा, है ना। आप लोग बताइए। किसी का नहीं आंसर आया अभी। हाँ, वेरी गुड। ठीक है। तो लिखा है देयर आर अबाउट 200 और 250 मोस्ट सीरियस बीड है ना इन द वर्ल्ड। अभी तो मैंने बताया कितने हैं स्पीसीज, उसमें से सीरियस कितने हैं, क्योंकि कुछ बीड ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, जैसे साइप्रस रोटंडस हो गया, है ना, आपका साइनोडॉन डेक्टाइलॉन हो गया, ये सब बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो 200 से 250 ऐसी मतलब बीड्स हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस कॉज करते हैं। ठीक है। और एक साइंटिस्ट थे हो मिटाइल, इन्होंने क्या किया था कि डिटेल अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायोलॉजी ऑफ 76 रोस्ट बीट, का मतलब क्या होता है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक बीट है उसे हम लोग रोस्ट बीट बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने ये दिया था कि आपसे ये पूछ सकता है कि जो हो मिटाइल थे इन्होंने डिटेल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायोलॉजी के बारे में दिया था 76 बीट के बारे में। तो कभी आपसे पूछ ले तो आप थोड़ा सा इसे एक बार दिमाग में रखिएगा, है ना। देयर आर 76 बीट स्पीसीज और डिस्ट्रीब्यूशन इन 30 बोटेनिकल फैमिलीज। जैसा कि मैंने बताया आपकी बहुत सारी फैमिलीज में लगभग 76 बीड स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे अब उन 30 में से जो 5 महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे प्रॉब्लमेटिक बीड है वो इन्हीं 5 फैमिली में है ना। वो कौन कौन सी हैं, तो मैंने एक अभी आपको पीछे बताया था, पोइसी। ठीक है। दूसरा हो गया सोलेनेसी, कॉर्नबोलबुलेसी, यूफोरबिएसी और फेबेसी, है ना। तो एक चीज और बात, इसी फैमिली के वीट भी है सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, और यही फैमिली सबसे ज्यादा फूड भी सप्लाई कर रही है। भाई हमारे यहाँ जो मेजर फूड ग्रेन क्रॉप है वो कौन सी है, व्हीट राइस, तो किस फैमिली से बिलोंग करती है, कोई इसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो अब आप समझिए कि इसका मैनेजमेंट कितना ज्यादा मायने रखता है। ठीक है। तो देखिए नीचे लिखा भी हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली ओवर 50% ऑफ दीज स्पीसीज आर फाउंड इन ओनली 2 फैमिलीज, दैट इज पोएसी एंड एस्टरेसी, मैंने भी आपको बताया। अच्छा, देखिए जो होम इटैल ने ये लिस्ट दिया था ना,
जो मैंने अभी ऊपर बताया कि उन्होंने 76 रोस्ट वीट के डिस्ट्रीब्यूशन और बायोलॉजी के बारे में बताया था, तो उन्होंने क्या बोला था कि जो साइप्रस रोटंडस है ये वर्ल्ड का सबसे प्रॉब्लमेटिक वीड है और लगभग ये 52 क्रॉपों को प्रभावित करता है। मतलब जो साइप्रस रोटंडस है, गांव में आप लोग मोथा जान रहे होंगे, कितने लोग साइप्रस रोटंडस को देखे हैं? अच्छा बताइए आप लोग, कितने लोगों ने साइप्रस रोटंडस को देखा है ना? किसी ने नहीं देखा है? आप लोग तो पीसीपी भी कर रहे होंगे, जो थर्ड ईयर में होंगे, आई थिंक पीसीपी थर्ड ईयर में होती है ना? हाँ, तो जो मोथा है वो लगभग 52 क्रॉप में पाया जाता है और 92 कंट्रीज, 92 देशों में पाया जाता है। आप सोच सकते हैं 92 देशों में, समझ रहे हैं कितना कितना बड़ा नंबर है ये? कोई देश नहीं छोड़ा जहां पे इसका प्रभाव ना हो। और दूसरा साइनोडॉन डेक्टाल, दूब घास, आप लोग बहुत परिचित होंगे इससे, हर जगह इसका मतलब पूजा पाठ में भी यूज होता है। आपको पता होगा, गांव में जब कथा वथा सुनते हैं तो दूब घास लाते हैं ना। तो ये लगभग 40 क्रॉप और 80 कंट्रीज में पाया जाता है, मतलब 40 क्रॉप को प्रभावित करता है और लगभग 80 देशों में। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि इसका हम लोगों को मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है ना? अब कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। अगर आपको कहीं भी लगता है कि नहीं मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं तुरंत उसको दोबारा से रिपीट करूंगा। और बाकी बाद में भी आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। पहला जो टर्म टर्म है वो है एग्रेस्टेल्स। तो ये क्या होता है? वीट ग्रोइंग इन द कल्टीवेटेड फील्ड क्रॉप आर रेबल क्रॉप या तो इसको क्या बोलते हैं? और दूसरा नाम क्या है? अरेबल क्रॉप वीट। तो ये जो कल्टीवेटेड फील्ड क्रॉप्स है हमारे, जैसे जो धान है, गेहूं है ना, या कोई भी क्रॉप ले लीजिए, मस्टर्ड है ना, सोरगम है, बार्ले है, कोई भी क्रॉप है, तो उसमें पाया जाता है उसे सिंपली हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अरेबल क्रॉप बीट, जैसे इसका दूसरा नाम भी है। ठीक है, और अगला टर्म क्या है? एंथ्रोपोफाइट्स। तो पहली चीज तो ये जानिए कि एंथ्रोपोफाइट्स इज आल्सो नोन एज ऑब्लिगेट वीट, मैंने लास्ट में लिखा भी है। अब देखिए ये क्या होता है? वीड अकरिंग मेनली इन कल्टीवेटेड और अदरवाइज डिस्टर्ब लैंड हैव नेवर बीन फाउंड इन वाइल्ड स्टेज। देखिए आप सीधा सा इसका मतलब समझिए। एंथ्रोपोफाइट्स का मतलब ये हुआ कि बताऊंगा, ठीक है, जैसे आपने गेहूं का मामा देखा होगा, कैलरिस माइनर जिसे बोलते हैं, कहीं पे गुल्ला डंडी बोलते हैं, कहीं पे और गुल्ला डंडी है, गुल्ली डंडी, ऐसे ही कुछ नाम उसका है ना, बहुत सारे उसके नाम है, अलग अलग जगह से अलग अलग नाम से जानते हैं। हाँ गौरव, आपका जो ये कंटेंट आज ही ऐड कर दिया जाएगा, आप बिल्कुल परेशान न होइए, जो भी डेली का लेक्चर होगा आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एंथ्रोपोफाइट्स में क्या बता रहा था कि जो आपका ऑब्लिगेट वीड बोलते हैं, मैंने क्या बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेटेड क्रॉप में पाए जाएंगे वीड। जैसे गेहूं का मामा, आप आई थिंक कितने लोग जानते हैं गेहूं का मामा? फेलेरिस माइनर, गुल्ला डंडी बोलते हैं उसे, और भी एक दो नाम है, मतलब जो अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग जगह पे उसे अलग अलग नाम से जानते हैं। कितने लोगों ने देखा है फेलेरिस माइनर को? बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। चलिए, गुलशन ने देखा है, और किसने देखा है? ये तो बहुत कॉमन वीड है, सभी ने देखा होगा आई थिंक। और जिन्होंने तो पीसीपी कर ली होगी उन्होंने तो जरूर देखा होगा, जिन्होंने वीट लगाया होगा, है ना? वीट का सबसे कॉमन वीट है गेहूं का मामा, नाम ही गेहूं का मामा। ठीक है, तो अब जो गेहूं का मामा है, जो फेलेरिस माइनर, वो सिर्फ और सिर्फ वीट के मतलब खेत में पाया जाता है ना, वीट के फील्ड में है। गौरव मित्रा जी, सुना है देखा नहीं है, आप देखिए, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा फील्ड में भी जाना चाहिए, इससे आपका नॉलेज इंप्रूव होगा।